आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ज्ञान सुधा सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक पर चर्चा करेंगे और हम इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी समावेश किया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना क्या है, इनमें अंतर क्या है, कितने इसमें अलग अलग प्रकार से पौधों में ये किस विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं। आइए आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णकों पे। यदि हम इसको डिफाइन करें कि ये पिगमेंट्स प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं, तो पादपों में उपस्थित विभिन्न वर्णक जो प्रकाश का अवशोषण कर उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। यहां डायग्राम में हम अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के फ्लावर्स अलग अलग कलर के हम देख रहे हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स के कलर देखते हैं। लीफ के कलर हम हायर प्लांट्स में देखते हैं, अधिकतर ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। हम तालाबों में देखते हैं जिसे हम खांजी कहते हैं या हम शेवाल कहते हैं, इनमें हमें कोई ग्रीन, कोई डार्क ग्रीन, ठीक है। तो ये सब जो कलर्स होते हैं, इनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं ये वर्णक। तो वर्णक कोई एक प्रकार का नहीं होता है, तो इनका काम ये होता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और वही केमिकल एनर्जी जो कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में रिड्यूस करने में काम आती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ये पिगमेंट्स। इन पिगमेंट्स की स्ट्रक्चर, इनका अरेंजमेंट, इनका संगठन, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो प्लांट ऑटोट्रोफिक कंडीशन में कैसे ये रह सकता है और अपने आप को एग्जिस्ट करता है, वो सर्वाइव करवाता है। तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट का एक अल्टीमेट जो सोर्स है वो है प्रकाश। इसमें एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो है, हम प्रकाश में देखते हैं कि वो सन होता है। तो लाइट का अल्टीमेट सोर्स सन हो गया, तो प्रकाश जो है हमें सूर्य से मिलता है, और ये जो हम देखते हैं कि ये वेव फॉर्म में भी होता है और ये पार्टिकल फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो जो हमें दिखाई देता है वो है दृश्य प्रकाश, और इस दृश्य प्रकाश का यदि हम यहां पर देखें इस डायग्राम में, तो हम यहां देख सकते हैं कि विजिबल लाइट में हम नॉर्मली देखते हैं कि 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का उसका रेंज है, और ये जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं। और जो जो हम इससे, यदि मैं इसको थोड़ा सा पेन से हाईलाइट करूं कि विजिबल लाइट से यदि हम कम नैनोमीटर, घटते हुए नैनोमीटर की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नैनोमीटर यानी तरंग दैर्ध्य जो है वो डाउन होगी, घटेगी, और एनर्जी जो है उसमें उतनी ही ज्यादा होगी। तो यूवी लाइट, देन उससे कम यदि तरंग दैर्ध्य देखेंगे वेवलेंथ, वो एक्सरे की, और एक्सरे से कम देखते हैं देन गामा की आती है। तो गामा रेज जो होती है इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी उसमें एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। पेनिट्रेशन का पावर उतना ही हाई होगा। और जो ही हम इसमें 700 नैनोमीटर से ऊपर की तरफ चलेंगे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स की तरफ, तो धीरे धीरे इनकी वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इनमें एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी लो होगी, इनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ काफी लॉन्ग होगी। तो ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कंपेरेटिव दे देते हैं उसमें कि लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी, या फिर हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी की कौन सी वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेव्स होती है। तो इस बात पर हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम दृश्य प्रकाश की बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि ये 400
से लेकर के 700 तक का एक मोटा मोटा स्पेक्ट्रम आता है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं, और ये 7 कलर्स जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम डायरेक्ट आते हैं इन पिगमेंट्स पे। तो जहां हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, उच्च पादपों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और हम शुरू प्रारंभ से ही अपनी पिछली कक्षाओं में हम पढ़ते आए हैं कि इनमें हरा रंग होता है, वो पर्णहरित की वजह से होता है। तो पर्णहरित एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि केवल क्या पर्णहरित ही इस हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, या इसके साथ कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं? क्या उनका रोल क्या होता है? यदि वो नहीं होते हैं तो क्या पर्णहरित के बल पे ही कि प्लांट ग्रीन दिखाई देगा या फोटोसिंथेसिस कर सकता है? तो हम इन पिगमेंट्स के रोल को देखते हुए यदि हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक डिस्कोइड शेप की स्ट्रक्चर जो होती है, जिसे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उस क्लोरोप्लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस क्लोरोप्लास्ट में हमें कुछ स्टेक्स नजर आती है, जिसे हम ग्रेना कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो है वो ग्रेना होती है। ग्रेनम, मोर देन वन ग्रेनम जो है मिलके ग्रेना बनाती है, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। तो यहां पर हम यदि इसमें हर एक ग्रेनम की स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि वो थाइलेकोइड से मिलकर बनी होती है, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड होता है। ध्यान रहे, थाइलेकोइड एक सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड होता है, और सिंगल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हमें यहां देख सकते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, लिपिड की मेम्ब्रेन। और इस लिपिड मेम्ब्रेन पर हम यहां देख सकते हैं कि ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसमें एम्बेडेड रहते हैं। तो अब हम चलते हैं कि वर्णकों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहां पर क्लोरोफिल की हम बात कर रहे थे, तो इसमें एम्बेडेड रहते हैं, तो इसके साथ और भी पिगमेंट्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं कि पहला पिगमेंट, जिसे हम इसको पिगमेंट्स पूरे को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मुख्य पिगमेंट जो इसको मुख्य वर्णक कहते हैं, और दूसरे टाइप के जो होते हैं वो सहायक। तो मुख्य वर्णक देन सहायक वर्णक। हम मुख्य वर्णक में देखते हैं पर्णहरित को, ये मुख्य वर्णक है। और सहायक वर्णक में हम बात करें तो कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, फ्लेविनॉइड्स, बीटा साइनिन, फाइटोक्रोम भी आते हैं। अब हम बात करेंगे पर्णहरित पे, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में उपस्थित हरे वर्णक क्लोरोफिल या पर्णहरित कहलाते हैं। कुल 8 प्रकार के हैं, जिसमें से 3 जो है वो बैक्टीरिया में या जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं, जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और यदि इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, लेकिन जल में अविलय होते हैं। और नीचे के जो ग्राफ यदि हम देखें तो ये इसमें वाई एक्सिस पे इसका एब्जॉर्प्शन दिखाया गया है, और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ दिखाई गई है। तो यदि हम दृश्य प्रकाश में, जहां हम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में यदि इसको एक इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करें, अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम, कि पूरी रेंज 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में पूरे विजिबल लाइट को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा अवशोषित करके उसके अवशोषणांक के विरुद्ध यदि ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। यह कहलाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इन दोनों का अवशोषण स्पेक्ट्रम स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम ये पाते हैं कि लगभग ग्रीन का जो एरिया, ये इसमें ब्लू का जो एरिया है, इस ब्लू एरिया में इनका पीक हाईएस्ट है। क्लोरोफिल ए और बी का अवशोषण करने की क्षमता जो है, यानी कि ब्लू लाइट को ये सबसे ज्यादा अवशोषित कर रहे हैं, ये पीक इनका हाईएस्ट है। और फिर ये डाउन हो जाता है, ग्रीन में बहुत डाउन हो जाता है। फिर धीरे धीरे देखें तो जहां पर रेड एरिया आ रहा है, यहां पे ये हाईएस्ट आता है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम में ब्लू लाइट हम देखते हैं, ब्लू लाइट और यहां पे रेड लाइट, ये दो एरिया ऐसा है जहां पर ये हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ये इसका एक्शन स्पेक्ट्रा है क्लोरोफिल ए और बी का। तो अंतर पूछा जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम में।
तो क्लोरोफिल ए के एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण में ब्लू एंड रेड एरिया जो है वेवलेंथ का, ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ इफेक्टिव होती है, ब्लू एंड रेड। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा यदि इफेक्टिव तरंगदैर्ध्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ब्लू और रेड को कहेंगे, क्योंकि यहां पर इसका अवशोषणांक सबसे उच्च होता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे, क्लोरोफिल की। मुख्य रूप से दो पार्ट है, एक इसका सर भाग, एक इसका टेल, पूंछ का भाग, सर और पूंछ। तो यहां यदि हम बात करेंगे तो ये एरिया जो है यहां तक, ये इसका पूरा सर भाग है, हेड रीजन है, और आगे का रीजन जो है ये पूरा टेल रीजन है। और इस हेड रीजन को हम कहते हैं पोरफायरिन, और इसका जो टेल रीजन जो है, इस टेल रीजन को कहते हैं फाइटोल। तो पोरफायरिन भाग जो है पायरोल की 4 रिंग है, ये मिलकर के एक चक्रीय संरचना बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोल देखिए आप, पायरोल की फर्स्ट, पायरोल की सेकंड रिंग, थर्ड रिंग एंड इसकी 4 रिंग। ये चारों रिंग जो है, जिसमें पायरोल, पायरोल में देखिए एन होता है, नाइट्रोजन, और ये 4 जो है ये चक्रिक संरचना बना रहे हैं, और इसके बीच में कौन क्या उपस्थित है, मैग्नीशियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम आयन है, 4 पायरोल की रिंग है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक इसमें स्ट्रक्चर पे, अधिकतर बायोकेमिस्ट्री से संबंधित फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन आते हैं। तो पोरफायरिन जो भाग है वो पायरोल की रिंग से बना हुआ है, 4 पायरोल की रिंग होती है, चारों ही चक्रिक संरचना में होती है, साइक्लिक होती है, और बीच में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। यह है इसका हेड रीजन। और जो टेल रीजन होता है ये 20 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, स्ट्रेट चेन होती है, और ये पायरोल के 7वें कार्बन से जुड़ी हुई होती है। तो कार्बन देखिए आप, यदि कार्बन की संख्या यदि आप नोट करेंगे तो यहां पर 1, यहां पे 2, ये 3, ऐसे ही इसमें 4, यहां पे 5, ये 6, और यहां पे देखेंगे तो ये 7 और देन 8, ये लिखे हुए थी आप देखेंगे। तो 7 नंबर जो कार्बन है, इस कार्बन से 20 कार्बन की एक चेन जुड़ी हुई है, और ये चेन जो है ये कहलाती है फाइटोल चेन। और ये कार्बोक्सिल जो ग्रुप है यहां का, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप से एस्ट्रीकरण के द्वारा जुड़ी हुई है, एस्ट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। तो 20 कार्बन है, इसका मतलब आइसोप्रीन की 4 यूनिट होती है जो मिलकर के इस चेन को बनाती है। यही चेन इसकी प्रॉपर्टी का निर्धारण करती है कि ये कार्बनिक विलायक में विलयशील होगी, विलय होगी या अविलय होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसमें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइप्स जो है कि इनमें फर्क क्या होता है, क्लोरोफिल ए में क्या अंतर है, बी में क्या अंतर है, इस पे भी कई क्वेश्चन आते हैं, आगे भी हम देखेंगे इसमें। क्लोरोफिल ए एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, पहला टाइप हम देख रहे हैं, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवोल्विंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, जिसमें एल्गी भी आ गई, एल्गी में भी साइनोबैक्टीरिया भी आ गए, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये सभी क्लोरोफिल ए इनमें पाया जाता है। और जिसमें क्लोरोफिल ए है तो इसका मतलब ऑक्सीजन इवोल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और इसे यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं क्योंकि सभी में ही होता है, ये तो होता ही होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। हाँ, बैक्टीरिया के अंदर यदि हम देखेंगे तो वहां बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो फिर वहां पर ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होती है, कि H2O नहीं होता, वहां पर H2S होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, फॉर्मूला है ना स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम आयन। 4 नाइट्रोजन है, 4 पायरोल है, मैग्नीशियम उसके बीच में है, और देन ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। और इसकी जो तरंगदैर्ध्य का जो अवशोषण है वो 430 नैनोमीटर से इसमें 664 नैनोमीटर तक। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो पहला डायग्राम देखा था, ये स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल ए की है, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं ताकि हम इसको अगेन इसकी स्ट्रक्चर को समझ सकेंगे। से इसकी, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है और सी जो है इनमें अंतर आएगा,
और यही अंतर हमको समझना है, क्योंकि इसी पे ही कई क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो मैं यहाँ पर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और बी स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्लोरोफिल बी पे। क्लोरोफिल बी में फॉर्मूला आप देखिए, कार्बन, क्योंकि ए और बी में हम कंपैरिजन करते जाएंगे, कार्बन की संख्या में कोई अंतर नहीं है, हाइड्रोजन 2 कम है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 बढ़ गया, नाइट्रोजन वही है और मैग्नीशियम की संख्या भी वही है। ए और बी में डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये अंतर कहां से आया? डिफरेंस है क्लोरोफिल ए की रिंग सेकंड पर उपस्थित मेथिल ग्रुप CH3 के स्थान पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO समूह उपस्थित है। तो अब हम चलते हैं उस डायग्राम पे और हम ये देखते हैं कि सेकंड रिंग के कौन से CH3 सेकंड रिंग पर, तो हम बैक चलते हैं, रिंग सेकंड फर्स्ट और रिंग सेकंड, तो रिंग सेकंड के तीसरे कार्बन पर, रिंग सेकंड के थर्ड कार्बन पर जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, उसकी जगह एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। यदि यह चेंज होता है तो ये क्लोरोफिल बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लोरोफिल ए और बी में अंतर यही है, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी रिंग पर क्या चेंजेस हो रहा है, सेकेंड रिंग कार्बन नंबर थर्ड मेथिल के स्थान पर क्या जुड़ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ रहा है। तो ये हो गया इसमें क्लोरोफिल बी, और ये इसकी रेंज है 460 टू 647 नैनोमीटर। मेथनॉल में ये डिजोल्व होता है, घुलनशील होता है, और क्लोरोफिल ए के साथ उपस्थित, ए के साथ जितने भी हायर प्लांट्स है उसमें ये 2:1 में रेशो में ये उपस्थित होता है। जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी उपस्थित है तो वह ग्रीन कलर देगा, ए प्लस बी, ए तो सब में होता है, प्लस बी उपस्थित होते ही ग्रीन कलर होता है। तो हरे रंग के पादप जितनी भी है, हरी शैवाल जितनी भी है, जो क्लोरोफाइसी होती है, उनमें सब में क्लोरोफिल ए के साथ बी उपस्थित होता है। अब हम चल रहे क्लोरोफिल सी में, सीधा सा है, क्लोरोफिल ए और सी में एक अंतर है कि क्लोरोफिल सी में फाइटोल चेन अनुपस्थित होती है, यानी कि वो जो पीछे की 20 कार्बन की चेन है वो टोटली एब्सेंट होगी। तो वो एब्सेंट होते ही ये पिगमेंट जो है ये जल में घुलनशील हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइटोल चेन जो है वो निर्धारित करती है कि वो कार्बनिक विलायकों में विलय होगी या नहीं होगा वो पिगमेंट। यदि अनुपस्थित है इसका मतलब वो जल में घुलनशील है, जलीय अल्कोहल में घुलनशील है। तरंग दैर्ध्य की रेंज हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये उपस्थित किसमें, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आते हैं कौन सा पिगमेंट किसमें उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल ए के साथ यदि सी उपस्थित है तो वो ब्राउन कलर होता है, तो ये भूरी शैवाल, हालांकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा जेंथोफिल्स होते हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, भूरी शैवाल, डाइटम, डायनोफ्लेजिलेट्स, क्राइसोमोनाड्स, ये सभी एल्गी के अलग अलग क्लासेज हैं। तो उनमें क्लोरोफिल बी इन सब में नहीं होता है, A+C होता है। ध्यान रहे, यदि हमें पिगमेंट्स के वेरिएशंस को देखना है तो हम एल्गी में उसकी अलग अलग क्लासेस के अंदर कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। वहां हमें क्लोरोफाइसिल से लेकर के साइनोफाइसिल तक सारी जितनी भी 11 क्लासेस जो फ्रिच ने डिवाइड कर रखी है, फ्रिच ने, उसमें हम कंपैरेटिव स्टडी आराम से करेंगे। तो ये सारी जो है वेरिएशन जो है पिगमेंट्स का हमें वहां दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट क्लोरोफिल डी में। क्लोरोफिल ए और डी में जो अंतर है वो हम क्लियर देख लेते हैं। पूरा ए के समान ही होता है, लेकिन क्लोरोफिल ए की रिंग फर्स्ट पर उपस्थित CH2 के स्थान पर क्या आ जाता है, विनाइल ग्रुप OCHO समूह उपस्थित हो जाता है। पीछे डायग्राम में चलते हैं हम, ये देखिए, फर्स्ट रिंग कार्बन नंबर सेकंड, रिंग फर्स्ट कार्बन नंबर 2 पर CH2 के स्थान पर कौन सा आ गया, ये ग्रुप आ गया। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कौन सा, क्लोरोफिल डी हो जाता है। बाकी एज इट इज सेम है, फाइटोल भी उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोफिल ए और डी में अंतर। अब यहां पर ए के साथ में डी उपस्थित होता है तो ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितनी लाल शैवाल जो है रोडोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उनमें ये क्लोरोफिल डी उपस्थित होता है, और रेंज जो है इसकी वो तरंग दैर्ध्य 455 से 696 नैनोमीटर तक रेंज है इसकी।
क्लोरोफिल ई जो है, जिसमें जेंथोफाइसी के मेंबर वोकेरिया हेमाटा में ये कुछ सवालों में उपस्थित होता है। मिथाइल अल्कोहल में ये घुलनशील होते हैं। इसका अवशोषण वर्णक्रम वो प्रकाश के लाल और नीली तरंगदैर्ध्य का हाईएस्ट या उच्चतम अवशोषण होता है। तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल और प्रोटीन के अणुओं का समूहन, एसोसिएशन से पर्याप्त ऊर्जा का स्थानांतरण एवं मुक्त क्लोरोफिल की तुलना में जो समूहन है, ये जो ग्रुप बना हुआ है, एक समूह बना हुआ है, इससे ऑक्सीजन से क्रिया करके मुक्त मूलक ऑक्सीजन बनने से रोकने का कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं एक एसोसिएशन। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अकेले कभी भी लाइट को ट्रैप नहीं कर सकते। यदि लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे आ गई तो क्लोरोफिल नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए क्लोरोफिल के साथ में दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, वो भी इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की लेयर बनाते हैं। तो ध्यान रहे, मैं पहले बात कर रहा हूं कि सेंटर में जहां हम कह रहे हैं कि यहां पर रिएक्शन सेंटर है, हम पढ़ते हैं रिएक्शन सेंटर के बारे में। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, 2 से इसमें 6 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं जो रिएक्शन सेंटर को बनाते हैं। रिएक्शन सेंटर हम किसे कहेंगे? जहां पर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो उसके बाहर क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल बी के चारों तरफ जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स की लेयर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश आता है सन से, उसको सबसे पहले ट्रैप करने का काम जो है वो एसेसरी पिगमेंट करते हैं, कैरोटिनॉइड्स करते हैं, और बाद में वो ट्रांसफर करते हैं कहां? अंदर की तरफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। इसलिए लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कभी अवशोषित नहीं करते हैं। हायर प्लांट्स की बात करते हैं। अब क्लोरोफिल और प्रोटीन के अणुओं का जो समूहन यहां बताया गया है कि ये प्रोटीन और क्लोरोफिल दोनों मिल करके एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, कि जो एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इतने आपस में ये टाइटली पैक्ड होते हैं कि जो एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये, जिसमें ये लाइट जो है वो ट्रांसफर होकर के रिएक्शन सेंटर तक जाती है। मैं इसको डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा सा, जिसमें यदि हम समझ सकते हैं कि यदि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, या यहाँ पर यदि रिएक्शन सेंटर है, मैं यहाँ पे रिएक्शन सेंटर बना रहा हूँ, ये लास्ट में जहाँ पर एनर्जी लाइट जो है वो वेवलेंथ आनी है, और इसके चारों तरफ लेयर्स है बहुत सारी, ये जेंथोफिल की, इसमें कैरोटिनॉइड्स की। तो लाइट जो आएगी तो यहाँ से ट्रांसफर होती हुई एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में आएगी। तो यहाँ से जब ये लाइट ट्रांसफर होती हुई एक से दूसरी जगह आएगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ आएगी, तो जब भी कभी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में या एक लेवल से दूसरे लेवल पे लाइट ट्रांसफर होगी तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, ये हम पढ़ते आए हैं। तो यहां पर एसोसिएशन इतना टाइट होता है कि यहां पर एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है, और ये एनर्जी जो है यहां से ट्रांसफर होती हुई और एंड में जाकर के ये एफिशिएंटली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिएक्शन सेंटर तक आता है। तो यहां पर प्रोटीन के जो अणु है वो भी इसके साथ जुड़े रहते हैं, तो मिलकर के एक मजबूत एसोसिएशन बनाते हैं। और यदि ये एसोसिएशन नहीं हो तो ये क्या करेगा? लाइट ऑक्सीजन जो होती है इवोल्व, उस ऑक्सीजन को तोड़ करके एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन बनाती है, और ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन क्या करेंगे? इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फोटो ऑक्सीडेशन कर देंगे, प्रकाशीय ऑक्सीकरण। इसलिए इस फ्री रेडिकल ऑक्सीजन बनने से रोकने का काम जो है वो ये एसोसिएशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक एंजाइम काम आता है, इसके बारे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। वो एंजाइम होता है एसओडी एंजाइम, ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम, पहली बात तो इसको बनने से रोका जाए, ऑक्सीजन मुक्त मूलक बनने से रोकने का काम ये एसोसिएशन करता है। बाई चांस ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लाइट है, ऑक्सीजन के मुक्त मूलक बन गए, तो उनको आफ्टर इसको एनर्जी को ट्रैप करने के बाद में ये एसओडी एंजाइम जो होता है वो उसको कन्वर्ट करता है H2O2, और वो बाद में H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम जो है फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाने का काम करते हैं क्लोरोफिल को। अब कई क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो हमने देखा था टेट्रापायरोल में सेकंड पायरोल रिंग जो है, जिसके थर्ड कार्बन पर CH3 के स्थान पर क्या था? एल्डिहाइड ग्रुप था। यही ए और बी में फर्क था। तो हम ये पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि CH3
of chlorophyll A is replaced by CHO in chlorophyll B. अगले ऑप्शन देख लो, क्लोरोफिल ए इज ए लीनियर, बिल्कुल नहीं होता, लीनियर तो है ही नहीं, वो साइक्लिक होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्लोरोफिल हैज नो मैग्नीशियम, नहीं, मैग्नीशियम होता है। तो कभी भी हम प्रश्न जो है वो हमको पूरा पढ़ना है, ऑप्शन सारे देखने उसके, ठीक है। तो हमने देख लिया, नहीं, इसका आंसर जो है वो पहला राइट है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, रेड टाइड रेफर टू ब्लूम ऑफ एल्गी दैट कलर द वाटर रेड। तो मराइन में जो रेड कलर होता है, तो कौन सी एल्गी जो होती है उसमें होता है, तो ये एल्गी जो है इसका मेंबर कौन सा है, साइनोफाइसी के हैं, डायनोफाइसी है, रोडोफाइसी या बेसिलोफाइसी, रोडोफाइसी। यानी कि कॉम्बिनेशन क्या है, क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल डी, ए प्लस डी, रोडोफाइसी। तो ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। नेक्स्ट जो है वो है सहायक वर्णक, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, असेसरी पिगमेंट है जो कि सहायक होते हैं मेन पिगमेंट के, क्लोरोफिल के। जो एक लार्ज कैटेगरी है वो है येलो ऑरेंज फैमिली के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं कैरोटिनॉइड्स। और ये कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं कैरोटीन्स और जेंथोफिल से मिलकर बने होते हैं। तो लिपोइड, यौगिक और आइसोप्रीन की 8 यूनिट्स मिलकर के इसको बनाती है। अधिकतर पादपों के हरित लवकों में या वर्णकी लवकों में ये उपस्थित होते हैं। जल में विलय होते हैं, क्लोरोफिल के ऑपोजिट है, वसा और कार्बनिक विलायकों में ये जल में अविलय होते हैं और वसा और कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। तो सेम टू इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के। तो इसमें अब हम देखते हैं मेन कंपोजिशन जो है, क्योंकि येलो ऑरेंज फैमिली के नाम से है, तो यहां पर कैरोटीन को अलग से देखते हैं और जेंथोफिल को अलग से देखते हैं, क्योंकि दोनों का ही ये आपस में इंटरकन्वर्जन भी होता है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम कैरोटीन्स की बात करते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑरेंज या रेड ऑरेंज पिगमेंट के नाम से, ऑरेंज या रेड ऑरेंज पिगमेंट के नाम से। और ये केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने होते हैं, इसीलिए इन्हें हाइड्रोजन कैरोटिनॉइड भी कहा जाता है, हाइड्रोजन कैरोटिनॉइड्स भी कहा जाता है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, ये है C40 और H56, हाइड्रोजन 56 होते हैं। यदि हम इसके टाइप्स देखें तो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा, देन लाइकोपीन। क्वेश्चन आते हैं इसमें अल्फा कैरोटीन, इसमें बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन। तो अल्फा कैरोटीन जिसके दोनों एंड्स जो होते हैं साइक्लिक होते हैं, आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। बीटा कैरोटीन जो है ये प्लांट्स में मुख्यतः पाई जाती है, हम गाजर में भी देखते हैं, गाजर में जो है बीटा कैरोटीन होता है। गोल्डन राइस की बात करते हैं तो उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर दोनों सिरे जो होते हैं, इसके दोनों एंड जो होते हैं, जो रिंग होती है, दोनों में साइक्लिक होती है। ऐसे ही इसमें हम गामा कैरोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एंड पर साइक्लिक होती है, और ये जितने भी जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ये उपस्थित होते हैं। और लाइकोपिन जो है ये मोस्ट कॉमन है, हम जानते हैं टमाटर का लाल रंग, मिर्च में लाल रंग, ये सब लाइकोपिन की वजह से होता है। और यहाँ पर 6 कार्बन की दोनों ही सिरों पर ओपन रिंग होती है ना, तो वलय जो होती है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे हम पहले देख रहे हैं कैरोटीन्स की स्ट्रक्चर, इसको हमें ध्यान रखना है। हम अल्फा कैरोटीन की बात कर रहे थे, दोनों एंड जो है साइक्लिक है, देख लीजिए। इसमें आप यदि हम देखेंगे तो बीचों बीच इसके 10 ऑपोजिट स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए, आधा इधर पोर्शन और ये दोनों एक दूसरे का मिरर है, ऑपोजिट सेम है, उल्टा कर दो। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो यहां पर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम रिंग, इधर की रिंग और इस रिंग में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो हम बीटा कैरोटीन की बात करेंगे तो यहां पर एक डिफरेंस बॉन्ड का हमें दिखाई देगा, वो बॉन्ड ये है, आप देखिए यहां पर जो बॉन्ड है, तो बॉन्ड यहां होना चाहिए था, उसकी जगह यहां आ रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं लाइकोपिन की। तो लाइकोपिन पे हमने बात की थी, ये इसमें ये इसकी स्ट्रक्चर बीचों बीच यदि हम देखेंगे तो लाइकोपिन पे यहाँ पे अंतर आ जाए। तो ये कैरोटीन की अलग अलग स्ट्रक्चर है, यदि हम देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेड पिगमेंट फाउंड इन द राइप टोमेटोज आर कॉल्ड। तो पके हुए टमाटर में लाल रंग किसकी वजह से होता है, अभी हमने देखा लाइकोपिन, राइट आंसर है। ल्यूकोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कैरोटीन। तो कैरोटीन का देखो कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ऑप्शंस जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, लगता है कि ये दोनों भी इसमें हो सकते हैं,
तो हमें ये देखना है कि एक तो वर्जन हमें देखना है कि हिंदी और इंग्लिश में है तो इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, तो हमें इंग्लिश का ही देखना है। और इंग्लिश में भी आपको टैली करना है। हो सकता है कि इंग्लिश में जो ऑप्शन दे रखा हो हिंदी में ऑप्शन में चेंज हो, तो हमें इंग्लिश को ही प्रेफर करना है, एक पहली बात। दूसरा ये कि कई बार ऑप्शंस जो है वो हमें ये नजर आते हैं, जैसे अब इस क्वेश्चन में यदि हम देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया, अब इसमें लाइकोपिन भी लिखा हुआ है और इधर कैरोटीन भी लिखा हुआ है, तो लाइकोपिन कैरोटीन का पार्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है। लेकिन एक्चुअली हम जानते हैं कि टमाटर के अंदर लाल रंग किसका है, किसके कारण होता है, लाइकोपिन की वजह से, तो हमको आंसर जो है वो लाइकोपिन ही करना है। कोई आदमी कर रहे नहीं हमने तो कैरोटीन किया, इसमें ऑब्जेक्शन है हमारा कि कैरोटीन पे हमने डाल दिया है ना, और लाइकोपिन तो इसी का पार्ट है। लेकिन एक्चुअली में जब लाइकोपिन दिया हुआ है तो हमें लाइकोपिन ही करना है। ऐसे ही गोल्डन राइस की बात जैसे हमने अभी की कि गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है उसमें, ठीक है। बाकी हमें नहीं देखना है, जेंथोफिल नहीं होता, एंथोसाइनिन नहीं होता, ऑल ऑफ द एबव, सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है। रिच इन पूछा है, किससे रिच होता है, वो बीटा कैरोटीन होता है। नेक्स्ट अब जो दूसरा पार्ट है कैरोटीनॉइड का वो है जेंथोफिल, जिसे येलो फैमिली के नाम से जानते हैं, येलो पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। पीला रंग जो होता है वो इन्हीं सहायक वर्णकों के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहां अंतर क्या है कैरोटीन और जेंथोफिल में, एक अंतर है बहुत बड़ा मेजर, वो यहां हमें पहली लाइन में दिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या है, यहां पे ऑक्सीजन उपस्थित है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स कहा जाता है। उनको हम क्या कह रहे थे कैरोटीन्स को, हाइड्रोकार्बन कैरोटीन्स। यहां पर क्योंकि उसे हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, यहां पर ऑक्सीजन भी है, इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स है, तो वहां पे कैरोटीन भी दे देंगे ऑप्शन में और जेंथोफिल के टाइप भी दे देंगे। तो ऑक्सीजन आ गया इसका मतलब जेंथोफिल है, कैरोटीन पे सोचना ही नहीं है हमको, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो हाइड्रोक्सिल फॉर्म में भी हो सकती है, कार्बोक्सिल फॉर्म में भी हो सकती है, मिथोक्सिल में, एपोक्साइड किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। तो पादपों में जो यंग लीव्स होती है उनमें इनकी मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, कैरोटीन से ज्यादा होती है जेंथोफिल्स की। बहुत सारे एग्जांपल है, ल्यूटीन, फ्यूकोजेंथीन जो फ्यूफाइसी के मेंबर्स में इनमें पाई जाती है, क्रिप्टोजेंथीन क्रिप्टोफाइसी के अंदर, जियाजेंथीन, वाइलोजेंथीन, जिया इसमें डाइटोजेंथीन, डाइडिनोजेंथीन, ठीक है, डाइनोजेंथीन, बहुत सारे हैं, तो डाइटम्स के अंदर इसमें पाए जाते हैं। तो अब क्या है कि कैरोटीन जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, यदि उस कैरोटीन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो क्या वो जेंथोफिल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नीचे यदि हम देखें कि अल्फा कैरोटीन का यदि हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि अटैच कर दिया जाए तो ये ल्यूटीन में कन्वर्ट होता है जो कि एक जेंथोफिल है। बीटा कैरोटीन का यदि इसमें हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया जाए, OH ग्रुप अटैच कर दिए जाए, तो ये जियाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैरोटीन जेंथोफिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जेंथोफिल से यदि ऑक्सीजन निकल जाए तो ये कैरोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हम स्ट्रक्चर जो है यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जेंथोफिल्स की जियाजेंथिन, ल्यूटीन और वाइलोजेंथिन। तो ल्यूटीन जो है वो अल्फा कैरोटीन से बना है। आप देखिए स्ट्रक्चर पूरी की पूरी वही सेम है अल्फा कैरोटीन वाली, अंतर कहां है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, जो अल्फा कैरोटीन पे एक्स्ट्रा दोनों एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिए जाएं तो ये ल्यूटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही इसमें बीटा कैरोटीन जो है वो जियाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अंतर वहां पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो यहां पर अटैच हो गई है दोनों एंड पर। तो कैरोटीन और जेंथोफिल को ज्यादा यदि समझना है तो स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उसमें यदि कोई अंतर पूछा जाता है तो हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन जेंथोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आता है कि जेंथोफिल में आपस में कन्वर्ट होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। वो हम यहां देखेंगे कि जियाजेंथिन जो है वो वाइलोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाए और वाइलोजेंथिन जो है वो जियाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन मुक्त मूलक बनकर के क्लोरोफिल को उसका फोटो ऑक्सीडेशन करे, उससे बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को इपोक्सी ग्रुप के रूप में यहां अटैच कर लिया जाता है। देखिए आप
एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां पर अटैच नहीं है, देखिए यहां पे नहीं अटैच, खाली है। तो यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एंड पे अटैच है ऑक्सीजन, और भी ऑक्सीजन है, तो इपोक्सी ग्रुप के रूप में यहां अटैच हो गई। यदि एक एंड पर अटैच है तो इसे कहते हैं एंथ्राजेंथिन, जो कि एक मध्यवर्ती होता है, और दूसरे एंड पे भी इपोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, जो जियाजेंथिन है ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, वायलोजेंथिन में। ये जियाजेंथिन किसमें कन्वर्ट हो गया, वायलोजेंथिन में। और यदि ये इपोक्सी ग्रुप दोनों से हट जाए तो ये वायलोजेंथिन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जियाजेंथिन में। तो इपोक्सी ग्रुप का जुड़ना जो है वो इपोक्सीडेशन कहलाता है, और इपोक्सी ग्रुप का हटना जो है वो डी इपोक्सीडेशन कहलाता है। इपोक्सीडेशन देन डी इपोक्सीडेशन, ये अंतर है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसमें फंक्शंस देख लेते हैं कैरोटीनॉइड के, कि प्रकाश संश्लेषण में इसका कार्य क्या है, कि प्रकाश का अवशोषण करना और क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करने का काम जो है वो जेंथोफिल का होता है। तो हमने कहा कि पहले जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो जेंथोफिल करते हैं, और फोटो ऑक्सीडेशन या प्रकाश ऑक्सीकरण से प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो भी कैरोटीनॉइड्स का होता है। एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, जैसे पूछा गया एग्जाम में कि फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल का प्रकार है, जेंथोफिल है ये, और फ्यूकोजेंथिन किस में होता है, तो हम ध्यान दें कि फ्यूकोजेंथिन यानी कि येलो कलर, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि यदि फ्यूकोजेंथिन उपस्थित होते हैं भूरी सेवालों में, तो यहाँ एल्गी की अलग अलग क्लासेज है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी है, रोडोफाइसी रेड कलर है, A+D होता है, और फियोफाइसी A+C, और साथ में जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन जो ब्राउन एल्गी है। तो इसका मतलब राइट आंसर जो है वो कौन सा है इसमें, फियोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी में क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, साइनोफाइसी में ब्लू ग्रीन होता है, रोडोफाइसी में रेड होता है, और फियोफाइसी में ब्राउन कलर। तो फ्यूकोजेंथिन जो है वही रेस्पॉन्सिबल होता है इस फियोफाइसी में ब्राउन कलर के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका फियोफाइसी। अब नेक्स्ट जो है वो है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स या फाइकोबिली प्रोटीन्स, ये सहायक वर्णक के रूप में कार्य करते हैं, और ध्यान रहे ये रेड एल्गी रोडोफाइसी के मेंबर्स में और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर और उच्च पादपों में फाइटोक्रोम के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये फाइटोक्रोम एक अलग टॉपिक हो गया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फाइकोबिलिन्स जो है ये एक इतना पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स का ग्रुप है जो रेड एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी में उपस्थित होते हैं। और स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाइरोल तो 4 ही होंगे, लेकिन सीधी और ओपन श्रृंखला होगी, स्ट्रेट चेन होगी, साइक्लिक नहीं होगी, है ना। तो यहां पर अंतर समझ लीजिए, फाइको यानी फाइकोस, सीवीड उसका मतलब होता है, जिसे हम समुद्री खरपतवार कहते हैं, एल्गी, फाइकोस। और एरिथ्रीन यानी कि एरिथ्रोसाइड से आया है रेड कलर। तो फाइको एरिथ्रीन यानी लाल रंग के होते हैं, और फाइकोसाइनिन, साइनिन यानी ब्लू, तो फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होता है। तो प्रकाश के प्राथमिक अवशोषक होते हैं ये, और ये अवशोषित प्रकाश को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। दूसरा कि पौधे के विभिन्न अंगों की वृद्धि और परिवर्धन का प्रकाश सुग्राहित द्वारा नियंत्रण इसी फाइटोक्रोम के द्वारा होते हैं। तो फाइटोक्रोम का रोल जो है प्लांट के डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स अकर्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी की बात कर रहा है, कौन से पिगमेंट होते हैं। हमने यहाँ ऑप्शन देखा फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल फियोफाइसी में होते हैं। वायलोजेंथिन, वायलोजेंथिन इसमें नहीं। फाइकोसाइनिन एंड फाइको एरिथ्रीन, यहां पर भी देखिए 2 ऑप्शन आ गए। ये दोनों ऑप्शन फाइकोसाइनिन फाइको एरिथ्रीन इसमें पूछे गए हैं, दोनों ही फाइकोबिलिन्स के पार्ट हैं। लेकिन ये ध्यान रखे कि ब्लू ग्रीन एल्गी की जब बात की जाती है तो सबसे ज्यादा मात्रा जो है फाइकोसाइनिन की होती है। तो हम यहाँ आंसर जो है फाइकोसाइनिन देंगे। और यदि मोस्ट ऑफ द ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कि इसमें दोनों ही ऑप्शन आपने डाल दिए, वैसे फाइकोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है तो फाइकोसाइनिन देंगे, लेकिन फाइकोबिलिन से यदि ऑप्शन आता है तो हमको वही लेना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि दोनों ही ऑप्शन इसमें आ गए। यदि ब्लू ग्रीन का रेफरेंस पूछ रहे हैं तो हमें यहाँ पर फाइकोसाइनिन डालना है। यदि यहाँ पर रोडोफाइसी का ऑप्शन आ जाता, पूछा जाता कि यहाँ ब्लू ग्रीन की जगह पर रोडोफाइसी, तो हम यहाँ पर फाइको एरिथ्रीन को प्रिफर
करते। Which of the following include a prokaryotic and a eukaryotic alga each with phycobilly proteins? अब यहाँ पे नीचे जो दो ग्रुप दिए हुए हैं कि एक प्रोकैरियोटिक दिया है, एक यूकैरियोटिक दिया है, एल्गी दे रखी है। अब इसमें एक हमको सेलेक्ट करना है कि किसमें जो है ये फाइकोबिलिन्स होते हैं। स्पाइरुलिना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी और पायरोसिस्टिस जो है इन दोनों में। तो पायरोसिस्टिस जो है ये न तो रोडोफाइसी का मेंबर है न साइनोफाइसी का मेंबर है, तो ये ग्रुप नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं साइनोफाइसी का और वॉचेरिया का। साइनोफाइसी एनाबिना साइनोफाइसी का मेंबर है, वॉचेरिया जेंथोफाइसी का मेंबर है, तो जेंथोफाइसी में होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ, ये ग्रुप भी नहीं हुआ और ये फर्स्ट भी नहीं हुआ। थर्ड की यदि हम बात करें ओलोसरा ब्लू ग्रीन एल्गी है, बिल्कुल इसमें होगा, लेकिन ड्यूनेलिएला ये न तो रोडोफाइसी है न इसमें साइनोफाइसी का मेंबर है, ठीक है, ग्रीन एल्गी का पार्ट आ गया, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है नोस्टोक जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी है, और पॉलीसाइफोनिया जो कि रेड एल्गी है। हम जानते हैं साइनोफाइसी और रोडोफाइसी दोनों में ही फाइकोबिलिन्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, बी राइट हो गया। नेक्स्ट है फ्लेविनोइड्स। ये भी एसेसरी पिगमेंट होते हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिसमें पुष्प का दलीय भाग होता है, कई अलग अलग कलर के फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, सहपत्र हैं, पत्तियां हैं। इन सब में जो कलर जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनके लिए वो है एंथोसाइनिन पिगमेंट। क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये फ्लेवोनोइड का एक पार्ट है, फ्लेवोनोइड एक बहुत बड़ा इसमें ग्रुप है, तो हम इसमें एंथोसाइनिन पे बात कर रहे हैं जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस पे आते हैं, एंथोसाइनिन की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्लोरोफिल से रेसेसिव पिगमेंट से ऑपोजिट है। एंथोसाइनिन जल में घुलनशील होते हैं और यहाँ पर ये कहाँ पाए जाते हैं ये हमें देखना है, तो मैं इसमें कलर चेंज करके थोड़ा सा देखते हैं। पहला है डिफरेंस मेजर कि ये वाटर में इसमें डिजोल्व होते हैं। दूसरा ये कोशिका रस में उपस्थित होते हैं, सेल शेप में। सेल शेप कहाँ होता है, वैक्यूल में, रिक्तिकाओं में। तो अब आप सोचिए कि ये न तो क्लोरोप्लास्ट में है न भी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। तो पहले के जो पिगमेंट हमने पढ़े वो सारे कहाँ हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, लेकिन ये पिगमेंट जो है ये होते हैं वैक्यूल के अंदर। तो पादपों में हम देखते हैं कि वैक्यूल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, जो उसकी की उसको बायोन्सी क्रिएट होती है इसी की वजह से, और उसके अंदर सेल शेप होता है, और इसी कोशिका रस में ये एंथोसाइनिन पाए जाते हैं। खास बात यह है कि ये पीएच के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, पीएच चेंज, कलर चेंज। तो ये ध्यान रखना है, पीएच का इफेक्ट क्लोरोफिल पर उन पे नहीं होता, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। तो 475 से 560 तरंग दैर्ध्य का अवशोषण होता है, और यहाँ पर क्लोरोफिल का जो एक्शन स्पेक्ट्रा होता है उसके जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पर नीली और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य का अवशोषण नहीं होता है। स्केलेटन देखेंगे तो यहाँ पर आपको C6, C3 और C6 ये स्केलेटन होता है, C6, C3, C6 ये फ्लेवोनोइड का है। हम मेजर ग्रुप में देखते हैं। कार्य क्या है, अल्ट्रावायलेट बी का अवशोषण कर पत्ती के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, और पादप को इसके अलग अलग रंग प्रदान करके कीटों को आकर्षित करने का कार्य जो है परागण के लिए वे यही एंथोसाइनिन करते हैं। बीटा साइनिन हम देखते हैं चुकंदर के अंदर, बोगेनवेलिया इनमें बीटा साइनिन जो है वो वर्णक उपस्थित होते हैं, और लाल रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, पीएच के प्रति ये भी बहुत संवेदनशील होते हैं। तो चीनोपोडियल्स और पोर्चुलिका कुल जो है एंजियोस्पर्म में, उनमें ये बीटा साइनिन पिगमेंट पाए जाते हैं। फाइटोक्रोम की बात करते हैं, जो हमने बात की कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 4 पायरोल की रिंग होती है, वो ओपन चेन होती है, और ये फाइटोक्रोम जो है जिसमें PR और PFR ये आपस में इंटर कन्वर्जन होता है। PR जो है वो जो स्टेबल होती है, PFR जो है अनस्टेबल होती है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर जो है एक इनएक्टिव होती है और ये एक्टिव स्टेज PFR होती है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन यदि हम इसमें देखते हैं जो कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए लीनियर टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। तो लीनियर टेट्रापायरोल में यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोज्ड होती है, तो ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब 2 बच गए, तो 2 में हमने ये जानते हैं कि फाइटोक्रोम जो है वो पायरोल की 4 रिंग होती है और चारों की चारों बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ओपन होती है, तो आपका राइट आंसर हो गया फाइटोक्रोम। तो इस प्रकार यहाँ आज हमने